प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर स्टडी किया। लैंगिक जनन से अभिप्राय दो गैमिट्स भाग लेते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। अब नेक्स्ट हमारी यूनिट है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति से अभिप्राय है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, तो यह क्या कहलाता है? वंशागति। विविधता मतलब कि हर बार विभिन्नताएं उत्पन्न होना, कोई नया लक्षण या हम नई वैरायटी, नई किस्म विकसित करते हैं, तो ये क्या है? वंशागति और विविधता। अब इनके सिद्धांत के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ पहले हम ये देखते हैं, हमने जनन चैप्टर पढ़ा है। जनन से क्या अभिप्राय है? जनन लैंगिक हो या अलैंगिक हो, इसमें एक नई संतति की उत्पत्ति होती है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो हमने देखा दो गैमिट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का पहले होता है संलयन। संलयन मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से युग्मनज बनता है। उस युग्मनज में विभेदीकरण और परिवर्धन, विभाजन होते हैं, जिससे एक जीव का निर्माण होता है। अब हम देख रहे हैं कि दो गैमिट भाग ले रहे हैं, दो जनक भाग लेते हैं। अभिप्राय कि दोनों जनक हैं, इनसे गुणसूत्र नए जीव में आते हैं। गुणसूत्र है, गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन। गुणसूत्र आते हैं कहाँ से? जनक से। और गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन। जीन है, प्रत्येक एक जीन की अपनी अपनी एक एक लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। एक एक लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। अब हम देखते हैं कि दोनों जनक हैं, दोनों जनक से गुणसूत्र आ रहे हैं, तो अर्थात जो नई संतति है, नया जो जीव है, इस जीव में दोनों जनकों से प्राप्त होने वाले लक्षण प्लस इसमें नए लक्षण भी होते हैं। अभी लक्षण नए कैसे आ जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं कि जब संतति का निर्माण हो रहा है उससे पहले इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है और जीन विनिमय होता है। ये प्रोसेस होती है जीन नए जीव के निर्माण से पहले, विभेदीकरण और परिवर्धन के समय। उस दौरान गुणसूत्रों का या लक्षणों का आपस में अंतर परिवर्तन होता है, जिससे हमें जीवों में नए लक्षण और माता और पिता में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये था बिल्कुल एक छोटी सी प्रस्तावना लक्षणों के बारे में। अब इन लक्षणों के बारे में सबसे पहले प्लांट्स पर स्टडी किया गया ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी वर्षों तक, यानी 14 वर्षों तक मटर के पादप पर अध्ययन किए और उससे कुछ प्रयोग या निष्कर्ष निकाले संकरण के या आनुवंशिकता से संबंधित। तो पहले हम यहाँ कुछ टर्म देखते हैं। जैसे पहली टर्म है आनुवंशिकी, हिंदी में आनुवंशिकी और इंग्लिश होती है जेनेटिक्स। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन मतलब कि जीवों का प्राथमिक, यानी कहाँ से उनका विकास होना स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेकर उनके हर स्टेप का हम अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी जीव विज्ञान की शाखा बायोलॉजी। इसके हम दो भाग करते हैं। एक होता है बॉटनी, जिसमें केवल वनस्पति के बारे में पढ़ा जाता है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। जूलॉजी का मीन्स होता है एनिमल्स या जीवों के बारे में। तो इसी प्रकार हमारी एक विज्ञान की नई शाखा है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। आनुवंशिकी से अभिप्राय है कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों के वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति और विविधता, विविधता से अभिप्राय कि उनमें जीवों में लक्षणों में क्या क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, जनक से संतति के जो लक्षण आ रहे हैं उनमें क्या क्या नई नई विभिन्नताएं या नए लक्षण आ रहे हैं या अच्छे गुणवत्ता वाले लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो यह क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। क्या कहेंगे हम? कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की विभिन्नताओं और वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है?
आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? सेकंड हम क्या देखते हैं? आनुवंशिक लक्षण। तो यहाँ लक्षण की बात की जाए तो सजीवों से या माता पिता से अपनी संतान में आने वाले लक्षणों को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण, जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। फिर थर्ड टर्म है वंशागति। वंशागति यानी वंश में लगातार लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, यानी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण क्या कहलाता है? वंशागति। विभिन्नताएं कि जीवों के मध्य, विभिन्नताओं से क्या अभिप्राय है कि जीवों के मध्य लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस समय आपस में जीन विनिमय के समय लक्षणों का या गुणसूत्रों का आपस में अंतर परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विभिन्नताएं, जिससे जीवों में हमें नई नई विभिन्नताएं या नए लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, हमने यहाँ बात की जीन। अब जीन क्या है? जीन शब्द जोहानसन वैज्ञानिक ने दिया। जीन एक ऐसा फैक्टर या ऐसा कारक है जो जीव के एक लक्षण को इंडिकेट करता है, जीव के एक लक्षण को इंडिकेट करता है। अब हम यहाँ आनुवंशिक बात कर रहे हैं, तो आनुवंशिक है, ये भी हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे केमिस्ट्री में हमने जैव अणु लेसन पढ़ा है, उस दौरान भी आपको बताया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ है, ये क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल से अभिप्राय यहाँ हम क्या कहेंगे? DNA और RNA, ये हमारे होते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जिनके बारे में डिटेल से हमने केमिस्ट्री में स्टडी किया है। ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनका निर्माण भी क्या है कि इनमें नाइट्रोजनिक क्षारक होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है, और इसमें क्या पाई जाती है? एक शर्करा पाई जाती है। जो DNA में तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और RNA में राइबोज शर्करा। तो इस प्रकार ये हमारे मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, DNA और RNA, कि जब जीव का निर्माण होता है या गुणसूत्रों पर ये जीन पाए जाते हैं, वहाँ ये DNA RNA पाए जाते हैं, और इनमें आपस में नाइट्रोजन क्षारक युग्म है, इनमें आपस में अंतर परिवर्तन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इन्हीं में आपस में परिवर्तन के कारण नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है, जिससे हमें जीवों में विभिन्नताएं या विविधता दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि हमने लैंगिक जनन पढ़ा और हम यहाँ जनन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने ये भी देखा है कि एक अगर हम बात करें, आम की बात करें, तो आम के पादप से किसका निर्माण होता है? आम का ही पादप विकसित होता है। पपीते की बात करें तो पपीते से पपीता ही विकसित होता है। इसी प्रकार हाथी है तो हाथी से एक शिशु हाथी का जन्म होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य है तो मनुष्य में एक नवजात शिशु का ही जन्म होता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? जनन की प्रोसेस, जिसमें हमने ये कुछ टर्म है, आनुवंशिकी, आनुवंशिक लक्षण क्या हैं, वंशागति या विविधता क्या होती है, और ये जीन या फैक्टर क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में डिटेल से स्टडी किया, लेकिन जब तक मेंडल जीवित थे तब तक इनके किए गए प्रयोगों को किसी भी प्रकार की यश, उपलब्धि या सम्मान नहीं मिला। उनकी मृत्यु के बाद 3 और वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस पर फिर से डिटेल से प्रयोग किए और इन्हीं प्रयोगों को वापस प्रकाशित किया जो मेंडल ने दिए थे। तब मेंडल के नियमों को उनकी मृत्यु के पश्चात सम्मान मिला। मेंडल पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म हुआ 22 जुलाई 1822। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में। और मेंडल है इन्हें ही आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जन्म है 22 जुलाई 1822 और कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर। आगे इनका जीवन परिचय हम देखते हैं कि मेंडल ने वियना विश्वविद्यालय में भौतिकी, प्रकृति सब्जेक्ट का अध्ययन किया और 14 वर्षों तक ब्रुन शहर में
मठ में अध्यापन कार्य किया या अध्यापक रहे। इसी के साथ इन्होंने 14 वर्षों तक ही मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। इन्होंने इसे क्या नाम दिया? उद्यान मटर, जिसका हम वानस्पतिक नाम क्या देखते हैं? पाइसम स्टाइवम। मेंडल ने 1864 तक मटर पादप पर संकरण प्रयोग किए। मेंडल ने 1864 तक मटर पादप पर संकरण प्रयोग किए और 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में संकरण के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष को इन्होंने सबमिट करवाया और 1866 में पादप पर संकरण प्रयोग नाम से जब पत्रिका प्रकाशित हुई तो उसमें इनके संकरण से प्राप्त जो प्रयोग या परिणाम है या निष्कर्ष हैं उनको प्रकाशित किया गया। और 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है और इस समय तक इनके द्वारा किए गए प्रयोगों को कोई भी उपलब्धि या कोई भी सम्मान नहीं मिलता है। एक बार फिर से देखिए कि मटर पादप पर जब मेंडल ब्रुन शहर में मठ में पादरी थे, अध्यापक थे, उस दौरान उन्होंने वहाँ उद्यान मटर या बगीचे पर अपने संकरण के प्रयोग यानी मटर के पादप पर अध्ययन शुरू किया और 14 वर्षों तक जब उन्होंने अध्ययन किया मटर के पादप पर, उसके बाद उन्होंने उससे प्राप्त जो निष्कर्ष है संकरण के या आनुवंशिकता के, उन निष्कर्षों को एकत्रित कर 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सबमिट करवाया। उसके बाद 1866 में इसी सोसाइटी से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें पादप पर संकरण प्रयोग नाम से इनके प्रयोगों को प्रकाशित भी किया गया। लेकिन उस समय तक संकरण या आनुवंशिकता पर कोई भी कार्य कहीं नहीं हुआ था, इसलिए मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों को कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ और 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों को 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक, तीनों साइंटिस्ट ने वापस आनुवंशिकता पर अध्ययन किया और संकरण प्रयोग किए। उन्होंने जैसे निष्कर्ष निकाले सेम टू सेम मेंडल से प्राप्त निष्कर्षों जैसे ही थे। इन्हीं के प्रयोगों के बाद ही मेंडल के वंशागति के नियम हैं ये हमारे सामने आए और पब्लिश हुए। इसी आधार पर ही इन तीनों के प्रयोगों के बाद ही मेंडल के वंशागति के नियमों के चर्चा हुई या ये नियम हमारे सामने आए और इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और 3 नियम थे। पहला नियम था मेंडल द्वारा दिया गया प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में बताया गया। मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना? तो बच्चों आप देखिए कि मटर का पादप, सबसे पहले यह पादप क्या होता है? 1 वर्षीय, यानी बहुत ही कम समय में हम इससे उत्पादन या इससे नई संकरण के प्रयोग या नई संतति प्राप्त कर सकते हैं। यह 1 वर्षीय पादप है। दूसरा है कि मटर का पादप क्या होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी से अभिप्राय कि इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर भाग एक ही पुष्प में साथ साथ पाए जाते हैं। तो इससे द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण तो आसानी से हो सकता है और अगर हम पर परागण करवाना चाहें
तो हम यहाँ कौन सी क्रिया करवाएंगे? विभूषण की क्रिया। विभूषण की क्रिया द्वारा हम पर परागण भी आसानी से करवा सकते हैं। क्या अभिप्राय है कि पुंकेसर भाग को हम हटा देंगे तो हम उस पुष्प में क्या करवा पाएंगे? पर परागण। और इस मटर के पादप में बहुत अधिक पुष्प और फल एक साथ लगते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण ही मेंडल ने किसका अध्ययन किया? मटर के पादप का। और इसी के साथ इसमें क्या पाए जाते हैं? विपर्यासी लक्षणों को भी देखा गया कि इसमें विपर्यासी से अभिप्राय कि एक ही जीन, एक ही कारक के दो अलग अलग लक्षण, जो एक बहुत अधिक प्रभावी है और एक क्या है? अप्रभावी है। विपर्यासी लक्षण भी इसमें काफ़ी अध्ययन या काफ़ी इसमें पाए जाते हैं। उसी के आधार पर हम इसमें संकरण के प्रयोग करवाकर उनसे निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मटर के पादप को इन्हीं लक्षणों के आधार पर चुना गया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं एक जीन की वंशागति। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं एलील्स। एलील दो प्रकार के होंगे। एक तो होता है हमारे पास यहाँ समयुग्मजी बच्चों, और एक होता है हमारे पास यहाँ विषम युग्मजी। हमने अभी देखा कि मेंडल ने यहाँ मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण देखे और उसमें से इन्होंने 7 विपर्यासी लक्षण भी बताए थे। जैसे सबसे पहले बताया इन्होंने तने की ऊंचाई से संबंधित, अर्थात इसमें एक होता है लक्षण प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। तो ऊंचाई में लंबापन है, कौन सा लक्षण है? प्रभावी। और बोना क्या होता है? अप्रभावी। इसी प्रकार हम देखें बीज की आकृति, गोल होना क्या है? प्रभावी। और झुर्रीदार क्या होता है? अप्रभावी। इसी प्रकार हम देखें कि बीज का रंग है, इसमें पीला रंग होता है प्रभावी और हरा रंग होता है अप्रभावी। फिर देखते हैं इसमें ये पुष्प की स्थिति अक्षीय या अग्रस्थ। इसी प्रकार फली का रंग हरा, पीला, इस तरह से ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो ये जो विपर्यासी लक्षण है इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि यदि ये प्रभावी लंबा दोनों समान एलील एक साथ एक समय अगर हमें दिखाई दे रहे हैं या एक लक्षण की अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? समयुग्मजी। और विषम युग्मजी से अभिप्राय है कि एक ही विपर्यासी लक्षण के दो अलग अलग जीन एक साथ अभिव्यक्ति दिखाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? ये विषम युग्मजी। तो दो टर्म यहाँ आएंगी, समयुग्मजी लंबे पादप, विषम युग्मजी लंबे पादप। और जो समयुग्मजी होता है इसे हम किस रूप में जानते हैं? कि यह पूरी तरह से शुद्ध है और यह क्या होते हैं? शुद्ध नहीं है, लेकिन है ये क्या? लंबा पादप। कौन सा? ये विषम युग्मजी लंबे पादप। फिर हम यहाँ देख रहे हैं एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति से अभिप्राय है कि हमने जितने भी ये विपर्यासी लक्षण देखे हैं इनमें से एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाए तो क्या कहलाता है? एक जीन की वंशागति, या हम इसे कहेंगे एकल संकर संकरण। क्या कहेंगे? एकल संकर संकरण, अर्थात एक ही लक्षण लेकर हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करें, जिसमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसमें इस नियम को डिटेल से स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है, अर्थात हम यहाँ इन 7 विपर्यासी लक्षणों में से केवल एक लक्षण, जैसे हम देखते हैं कि तने की ऊंचाई से संबंधित लंबेपन और बोनेपन का आपस में क्या करवाएं? संकरण। हमने लंबा पादप लिया कैपिटल टी और स्मॉल पादप लिया हमने स्मॉल टी। इनसे हमने सबसे पहले ये जनक हैं, इनसे यहाँ क्या प्राप्त होंगे? युग्मक। अब युग्मक है, इनका आपस में क्या होगा? संकरण। और ये हमें क्या प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में हम देखते हैं प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है, अर्थात सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये कैसे होते हैं सभी पादप? विषम युग्मजी। कैसे होते हैं? विषम युग्मजी। तो अब F1 पीढ़ी का हम यहाँ क्या करवाएं? F2 पीढ़ी, या हम यहाँ क्या प्राप्त करें? स्वपरागन।
तो हम देखते हैं इनसे हमारे पास क्या युग्मक बनेंगे, टी स्मॉल टी। यहाँ क्या लिखते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल गैमीट, दोनों जनक भाग लेते हैं और जब हम इनका स्वपरागन करा दें तो हम देखते हैं कैपिटल टी, ये हमें 4 पादप प्राप्त होते हैं। एक पादप है पूरी तरह से शुद्ध समयुग्मजी लंबा अनुपात, 2 हमें क्या प्राप्त होते हैं, विषमयुग्मजी लंबे, और एक हमें क्या प्राप्त होता है, समयुग्मजी बोना पादप। तो अगर हम केवल लक्षणों की बाह्य प्रकृति देखें तो ऐसे लक्षण होते हैं लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, और अगर आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाए प्रत्येक लक्षण की तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन प्ररूप या जीन संरचना। तो हमें प्रभाविता के नियम में F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात क्या प्राप्त होता है बच्चों, लंबे पादप है 1 2 3, 3:1। जब हम इसकी जीन अनुपात की बात करें तो यहाँ देखिए 1:2:1, ये हमारे पास होता है प्रभाविता के नियम में F2 पीढ़ी का जीन अनुपात। तो ये हमारा पहला आनुवंशिकता का नियम, उसी के साथ कुछ टर्म्स थी यहाँ, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, एकल संकर संकरण, इनके बारे में हमने देखा। और हमेशा 2 जनक, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में संकरण करते हैं और नई संतति प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसी के साथ आगे कुछ टर्म्स, नियम हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।